जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं आपका सूत्रधार प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों हाजिर हूं फिर से कुछ नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, जो कि सीबीएसई क्लास 12 के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उनको पता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना, एनसीईआरटी को समझना कितना जरूरी है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बूस्टर के तौर पर काम करेगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल यह है दोस्तों कि इनमें से किस साल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था, शॉर्ट फॉर्म में इसको GATT हम लोग कहते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। आपको बताना है कि इसका नाम WTO कब बना, मतलब WTO कब फॉर्म्ड हुआ। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: 1990, 1995, 1992 या 1996, 1990, 1995, 1992 या 1996। सही उत्तर के दोस्तों 1 जनवरी 1995 को WTO बना। 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को WTO बनकर तैयार हुआ, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। तो 3 बातें आप याद रखिएगा। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बना कब? 1 जनवरी 1995 को। WTO का हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा। और टोटल 164 मतलब 164 मेंबर्स स्टेट हैं किसके? WTO के, मतलब मेंबर कंट्री है। अगला क्या है दोस्तों, देखते हैं। बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मगर ये नॉर्मल क्वेश्चन कभी कभी लोगों के लिए ना बड़ा ही सिरदर्द बन जाता है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको यूएसएसआर को एक्सपांड करने को कहा जाए तो बहुत सारे लोग गलत जवाब देते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि यूएसएसआर का फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। याद रखिएगा, यूएसएसआर का निर्माण हुआ 1917 में आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन। 15 रिपब्लिक्स के साथ यूएसएसआर का जन्म हुआ था। 15 रिपब्लिक्स। और यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और ये वो 15 कंट्रीज आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, जिनको मिलाकर पूरा का पूरा यूएसएसआर बना था। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से वो कौन था जिसने डिसाइड किया था कि क्यूबा को रशियन देश में कन्वर्ट किया जाए? क्यूबा, जिसकी कैपिटल है हवाना। यूएस के बगल में एक छोटी सी कंट्री है हवाना, जिसकी कैपिटल है। आपको बताना है कि किसने 1961 में यह डिसाइड किया था कि रशियन बेस में कन्वर्ट करना है क्यूबा को। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है: जोसेफ स्टालिन, मिखाइल लेनिन, मिखाइल गोर्बाचेव या निकिता क्रुश्चेव। तो दोस्तों उस वक्त जो यूएसएसआर के हेड हुआ करते थे वो हुआ करते थे निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव ने डिसाइड किया था कि क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्यूबा को यह डर था कि कहीं अमेरिका ओवरथ्रो ना कर दे फिडेल कास्ट्रो को प्रेसिडेंटशिप से। ये स्क्रीन पर आपको निकिता क्रुश्चेव नजर आ रही हैं। इन्होंने ही डिसाइड किया था 1961 में, 1961 में, कि भैया क्यूबा को रशियन बेस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, क्यूबा का हेड कौन था जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ? जोसेफ स्टालिन, फिडेल कास्ट्रो, निकिता क्रुश्चेव या जॉन एफ कैनेडी? सही उत्तर है दोस्तों फिडेल कास्ट्रो उस वक्त क्यूबा के हेड हुआ करते थे, और यही गए थे यूएसएसआर के पास मदद मांगने की, माई बाप बचाओ वरना अमेरिका लगा देगा। नेक्स्ट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान यूएसएसआर के हेड कौन थे? ये हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। ऑप्शन वही है: जोसेफ स्टालिन, फिडेल कास्ट्रो, निकिता क्रुश्चेव या जॉन एफ कैनेडी। सही उत्तर के दोस्तों निकिता क्रुश्चेव थे यूएसएसआर के हेड, और इन्होंने ही डिसाइड किया था कि भाई कन्वर्ट कर दो किसको? क्यूबा को रशियन बेस में। अच्छा, यूएस के हेड कौन थे? जब यूएस ने रिटेलिएट किया, जब यूएस को पता चला कि उनके बगल एक कंट्री है क्यूबा, वहां पे रशिया अपनी आर्म्स बेस बना रखा है, तुरंत अमेरिका ने रिटेलिएट किया। अमेरिका ने धमकी दी कि ऐसा है, बोरिया बिस्तर समेटो और पहली फुर्सत में निकल लो, क्योंकि अगर हम रिटेलिएट किए ना बाबू तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सवाल यह है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के वक्त यूएस का हेड कौन था, अमेरिका का हेड कौन था? जोसेफ स्टालिन, फिडेल कास्ट्रो, निकिता क्रुश्चेव या जॉन एफ कैनेडी?
सही उत्तर है जॉन एफ कैनेडी। ये उस वक्त अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, इस सदी का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किस साल हुआ था? 1960, 1961, 1962 या 1963, 1960, 1961, 1962 या 1963? तो दोस्तों, इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है। जिस साल हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ 1962, 1962, उसी दौरान क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, एक तरफ निकिता क्रुश्चेव गोल मटोल, एक तरफ मुरझाए हुए फिडेल कास्ट्रो और एक तरफ सोचते हुए जॉन एफ कैनेडी। आठवां सवाल, अमेरिका ने वेस्टर्न अलायंस बनाया था, अमेरिका प्लस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिलकर। वो किस तरह की मानसिकता को दर्शाती थी, वो किस तरह की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते थे? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, लिबरल डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों बोथ ए एंड बी। देखिए, एक होती है पॉलिटिकल मानसिकता, राजनीतिक मानसिकता, और एक होती है इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, मतलब आपके मुल्क की अर्थव्यवस्था किस ढांचे पर चलेगी। तो ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वेस्टर्न अलायंस की, और कैपिटलिज्म थी, वो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थी। तो बोथ ए एंड बी, वेस्टर्न अलायंस जो अमेरिका ने शुरू किया था। नाउ जो ईस्टर्न अलायंस था, भाई अमेरिका कुछ करेगा तो यूएसएसआर तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। उस दौरान यही दोनों तो आपस में लड़ते रहते थे, यही तो काम था। सुबह उठो, अमेरिका यूएसएसआर की तरफ देखकर यूएसएसआर जो करता था वो करती थी, और यूएसएसआर अमेरिका की तरफ देखकर पड़ोसी थे, फुफ्फा की तरह। ठीक है, तो ईस्टर्न अलायंस जिसको यूएसएसआर हेड कर रहा था, वो किस तरह की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा था? यहां पर भी दो आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? इसका भी उत्तर है दोस्तों बोथ ए एंड बी। सोशलिज्म जो उनकी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थी, और कम्युनिज्म जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। कम्युनिज्म तो आज भी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। नेक्स्ट, ये सवाल तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैंने जेन्युइनली डिस्क्राइब किया था आप लोगों को कि जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है वो कब बनी। मैंने जैसा आप लोगों को बताया था 1917 में जब रशियन रिवॉल्यूशन खत्म हुआ, तब 15 रिपब्लिक्स ने मिलकर यूएसएसआर का गठन किया। तो सही उत्तर है 1917। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी आज भी रशिया में रूल करती है, आपको बताना है कि फाउंडर कौन था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का, और रशियन रिवॉल्यूशन का वही लीडर भी था। जोसेफ स्टालिन, मिखाइल कैलेनिन, व्लादिमीर लेनिन या निकिता क्रुश्चेव? इसका सही उत्तर है दोस्तों व्लादिमीर लेनिन वाज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी एंड ऑल्सो द लीडर ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। ये जो रॉक की तरह एक आंख नीचे झुकाकर एक आंख उठाकर देख रहे हैं, यही है व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर, रशियन रिवॉल्यूशन के लीडर। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में सोवियत ने किस साल इन्वेड किया था? पता नहीं कौन सी आत्मा सोवियत के अंदर आई थी कि अफगानिस्तान के अंदर घुस गए। 10 साल तक अफगानिस्तान में रहे। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, 1978, 1979, 1980 या 1969। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1979। 1979 में सोवियत ने इन्वेड किया किसको? अफगानिस्तान को। यह आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, बड़ा ही ऐतिहासिक पिक्चर था उस दौर का कि सोवियत की आर्मी एंटर कर रही है अफगानिस्तान के अंदर, और इसी रूट को पकड़कर 10 साल के बाद फुर्सत में निकल ली थी, कुछ उखाड़ नहीं पाई थी। नाउ अगला सवाल कि इनमें से कौन सा, विच अमंग द फॉलोइंग वर द कॉजेज ऑफ यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन? यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का इनमें से कौन सा कारण था? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। ए, द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। पहला तो सही है
कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी जो वहां पर थी, वहां पर जो सरकार थी, वहां की जो सोवियत सिस्टम थी, वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक हो गई थी, बहुत ही अथॉरिटेरियन हो गई थी। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती थी उन लोगों के साथ। बी ऑप्शन क्या है? लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए भाई, सिंपल लॉजिक है, अगर सिस्टम ही बहुत की ब्यूरोक्रेटिक हो जाए, अथॉरिटेरियन हो जाए, तो फिर डेमोक्रेसी तो आपको नहीं मिलेगी ना, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आप भूल जाइए। या सी बोथ कैन बी, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही अबब है, सही आंसर है दोस्तों बोथ ए एंड बी। और मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के तहत एक संदेश देना चाहता हूं कि सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां पर ना फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटी है। अदरवाइज किसी और कंट्री में ना इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच अवेलेबल नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल दीजिए, आर्मी चीफ के बारे में कुछ बोल दीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड जिस तरह की हमारी डेमोक्रेसी है उस तरह की डेमोक्रेसी तो अमेरिका भी दे सकता, और ये मैं दावा ठोक कर कहता हूं। तो सही उत्तर है बोथ ए एंड बी। अगला सवाल, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसका गठन हुआ 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के साथ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक साथ बनी, इसीलिए इन्हें ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। आपको बताना है कि आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा पैसे से रिलेटेड जितने भी संस्था हैं उनका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो। आपको बताना है कि इनमें से कितनी कंट्रीज आईएमएफ की मेंबर्स हैं। 181, 182, 188 या 189? सही उत्तर है 189। टोटल 189 कंट्रीज आईएमएफ की मेंबर है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये तो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। वॉशिंगटन डीसी मींस वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट, ये किसने कहा था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल। यूनाइटेड नेशन, जब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर नंबर 6 कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, तो इस चैप्टर के पहले पन्ने पर यह दिया हुआ है, द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी इन हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई लोगों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है स्कूल के द्वारा। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: डैग हैमरसोल्ड, ट्राइग्विलाई, कुर्ट वाल्डीम या एंटोनियो गुटेरस। तो दोस्तों ये कहा है यूएन के दूसरे सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरसोल्ड ने, ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, कि यूनाइटेड नेशन का जन्म लोगों को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं, नरक से बचाने के लिए हुआ है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ था, और हमारे मुल्क भारत ने 30 अक्टूबर मतलब 6 दिन के बाद यूएन ज्वाइन किया। अगला सवाल है दोस्तों कि 3 नए राज्य एक साथ क्रिएट हुए थे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कटकर, उत्तराखंड यूपी से कटकर, और झारखंड बिहार से कटकर। याद रखिएगा, यह पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ किससे कटकर अलग हुआ है, तो मध्य प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, झारखंड बिहार। आपको बताना है कि ये तीनों अपने ओरिजिनल राज्य से कब कटकर अलग हुए। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: 2001, 2002, 2000 या 2003। इसका सही उत्तर है 2000 का साल था, नवंबर का महीना था, और ये तीनों राज्य अपने ओरिजिनल राज्य से कटकर अलग हुए और भारत के नक्शे में उभर कर आए। नेक्स्ट, on the reforms of structures and the processes, the biggest discussion has been on the functioning of the। देखिए, यूएन के काम को लेकर, यूएन के स्ट्रक्चर को लेकर, उसके प्रोसेसेस को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं कि 1945 में यूएन बना, तब से लेकर अभी तक यूएन में 5 ही परमानेंट मेंबर हैं। यूएन का काम करने का तरीका वही है कि वो 5 परमानेंट मेंबर की तरफ हमेशा टकटकी लगाकर देखता है, ठीक है। तो अक्सर यूएन के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा
जो डिस्कशन होता है वो इनमें से किस पार्ट पर होता है कि इस पार्ट को यूएन को रिफॉर्म करना चाहिए, इसके प्रोसेसेस को, इसके स्ट्रक्चर को यूएन को रिफॉर्म करना चाहिए। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, सिक्योरिटी काउंसिल, हेल्थ ऑफ द इन्फेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या न्यूक्लियर वेपन पोजीशन। इसका सही उत्तर है दोस्तों सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के काम को लेकर अक्सर यूएन में ये बात कही जाती है कि इसको रिफॉर्म करना चाहिए, इसके स्ट्रक्चर को, इसके प्रोसेसेस के ऊपर काम करना चाहिए। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज पहले हुई, कौन सी चीज बाद में हुई, मतलब क्रोनोलॉजी में आपको इसको सजाना है। ऑप्शन कुछ पहले तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, याल्टा कॉन्फ्रेंस, अटलांटिक चार्टर या इंडिया ज्वाइन यूएन। तो इसका सही जवाब क्या है कि सबसे पहले हुआ अटलांटिक चार्टर 1941 में, उसके बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, देन 1945, देन इंडिया ने यूएन को ज्वाइन किया 1945 में अक्टूबर में, एंड ह्यूमन राइट काउंसिल कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कब बना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अटलांटिक चार्टर कब इशू किया गया? यह सवाल है कि अटलांटिक चार्टर कब इशू किया गया। 14 अगस्त 1941, 15 अगस्त 1941, 14 अगस्त 1942 या 14 अगस्त 1943, मतलब 14 अगस्त 1941, 15 अगस्त 1941, 14 अगस्त 1942 या 14 अगस्त 1943। इसका सही उत्तर है दोस्तों 14 अगस्त 1941, 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक चार्टर इशू किया गया। ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, ये वही दृश्य है जब अटलांटिक चार्टर इशू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बन की मून सेक्रेटरी जनरल थे साउथ कोरिया से यूएन के, आपको बताना है कि ये कौन सवे सेक्रेटरी जनरल थे, 5वें, 6वें, 7वें या 8वें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बन की मून 8वें सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, जो कि साउथ कोरिया से थे। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सी संस्था है जो ग्लोबल मीडिया के अटेंशन को ह्यूमन राइट अब्यूजेस के टूवर्ड फोकस करवाता है कि देखो भैया यहां पर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, यहां पर ह्यूमन राइट अब्यूज हो रहा है। ह्यूमन राइट्स पावर, ह्यूमन राइट्स वॉच, ह्यूमन राइट्स पीपल या ह्यूमन राइट्स टॉर्च। इसका सही उत्तर है ह्यूमन राइट्स वॉच वो संस्था है। ये एक तरह की आप कह सकते हैं एनजीओ है जो कि ग्लोबल मीडिया के अटेंशन को फोकस करवाती है ह्यूमन राइट अब्यूजेस के टूवर्ड, मानवाधिकार के उल्लंघन के टूवर्ड। अगला सवाल, बर्लिन वॉल कब गिराई गई थी? बड़ा ही ऐतिहासिक सवाल, बड़ा ही ऐतिहासिक दृश्य था कि बर्लिन वॉल कब गिराई गई थी। आपके पास ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, 9 नवंबर 1989, 8 नवंबर 1989, 7 नवंबर 1989 या 9 नवंबर 1988। इसका सही उत्तर है दोस्तों 9 नवंबर 1989। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये वो दृश्य है जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में जो बर्लिन की वॉल खड़ी थी उसको गिराया जा रहा है, और इसी के साथ यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का खेला शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इनमें से वो कौन सी चीज है जो इंडिया के डेवलपमेंट पॉलिसी का पार्ट नहीं थी। अर्ली फेजेस में जब हम आजाद हुए थे तो हम लोगों ने अपने डेवलपमेंट पॉलिसी में इस चीज को कंसीडर नहीं किया था। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, प्लानिंग, सेल्फ सफिशिएंसी, प्राइवेटाइजेशन या सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इसका उत्तर तो बहुत ही क्लियर है, प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि 1991 में हमारे देश ने एलपीजी स्कीम को अडॉप्ट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। तो अर्ली फेजेस में हम लोगों ने प्राइवेटाइजेशन को अपनी डेवलपमेंट पॉलिसी में इंक्लूड नहीं किया था। आखिरी सवाल, इनमें से कौन सी पॉलिसी नीति आयोग के द्वारा अडॉप्ट की गई? मेक इन इंडिया, कम ऑन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या स्वच्छ भारत? इसका सही उत्तर है दोस्तों मेक इन इंडिया वो पॉलिसी है जो नीति आयोग के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। नीति आयोग के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले पॉलिटिकल साइंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियो में। आप उसको देखिए, अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए, तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने पड़ोस में या अपने सगी संबंधियों में जो भी क्लास 12 की तैयारी कर रहा है
उसको ये वीडियो शेयर करें। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सफर में, तब तक मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जामिनेशन।